आदाब नाजरीन, आप सभी का इस खूबसूरत शाम में मैं प्रतिमा सिन्हा तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी का स्वागत है, आप सबको वेलकम कह रही हूँ। और हमारी और शाम हो रही है, लेकिन हम आज जिन मेहमान को लेके आए हैं उनकी ओर सुबह है। और दो जगह से हम आज बात करेंगे। हम हिंदुस्तान से अमेरिका को आवाज लगाएंगे और वहां से खूबसूरत आवाज हमें सुनाई देगी। और उनका तारुफ कराने के पहले मैं अपने दिल की एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी ओर शाम हो रही है, रात होने को है, तो चांद निकलने वाला है और उधर सुबह हुई है तो सूरज निकलेगा। तो मुझे अपने सामने चांद सूरज एक साथ दिखाई दे रहा है। मोहतरमा फरहत परवीन मैम हमारे सामने है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी आवाज नहीं बंद हो गई। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। आपका कनेक्शन आप एक बार चेक कर लीजिए मैम। इतना अच्छा कर हाँ, उसके ऊपर क्या पड़ता है? इरफान साहब, आप देख रहे हैं कि आपको आवाज मेरी आ रही है? मैम आपको आवाज आई मेरी? हेलो हेलो, कनेक्शन हमारा थोड़ा सा वीक हुआ है। तब तक मैं आपको बता दूं कि हमारी आज की लाइव सेशन में मोहतरमा फरहत परवीन साहिबा अमेरिका से हमारे साथ लाइव आ रही हैं, जिनके 5 अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और नज़्मों का एक मजमुआ गुफ्तम मंजर आम पे आ चुका है। गजलों का मजमुआ गजाले गजल आने वाला है बहुत जल्दी। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और एक लंबा सफर आपने तय किया है अदब की दुनिया में। आप अफसाना निगार हैं, शायरा हैं, समाजी कारकुन हैं और फिलहाल आप अमेरिका में हैं। मैं उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है। इरफान साहब अगर मुझे देख पा रहे हैं तो आप फरहत साहिबा से अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं तो आप उन्हें बता दें कि वो मुझे दोबारा लिंक भेजें, मैं उन्हें क्लिक करके ब्रॉडकास्ट में ले लूंगी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया नाजरीन आपको कि हम इस वक्त हिंदुस्तान में बैठे बैठे अमेरिका में उर्दू की खिदमत कर रही मोहतरमा फरहत परवीन साहिबा से राब्ता कायम कर रहे हैं। और अगर फरहत मैम भी मुझे देख रही हैं तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि जो क्लिक अभी आपने लिंक किया था उसे आप फिर से क्लिक कर दें, तो मैं आपको ऐड कर लूंगी ब्रॉडकास्ट में। कोई परेशानी की बहुत बात नहीं है, बस आप हमें उस लिंक को दोबारा क्लिक कर दें। कोई कनेक्शन लूज हुआ है शायद, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 लोग बात कर सकें एक साथ। फरहत मैम, अगर आप मुझे लाइव में देख पा रही हैं या सुन पा रही हैं तो आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक कर दें जिससे अभी हम लोग कनेक्ट हुए थे। तब तक मैं आपको फिर बता दूं कि 5 अफसानवी मजमूए
नज़्मों का मजमुआ और गज़लों का मजमुआ मंज़िल आम पर है और एक आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत शायरा, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऐड हो जाएँ हमारे साथ। वो बिल्कुल हेलो, जी, जी। हेलो। जी, अब ठीक हो गया, अल्लाह करे चलता जी, है क्या? जी, जी, अल्लाह करे चलता रहे, हम भी यही दुआ कर रहे हैं। आपको अब सुनाई दे रही हूँ मैम मैं? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है। शुक्र है। सुनाई तो होता है कभी-कभी हम 2 बहुत हज़ारों हज़ार मील और जिसको हम बोलते हैं जी, 7 समंदर पार की दूरियों को तय करके इस वक़्त मिल रहे हैं, तो थोड़ी मुश्किलात आती हैं, ओके, मगर हम अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेंगे और जो बात आप सुन नहीं सकी, वो मैं फिर से कहने जा रही थी, कह रही हूँ कि हमारी ओर यानी हिंदुस्तान में शाम है, रात आने को है, तो हमारी ओर चाँद निकलने वाला है। आपकी ओर सुबह हुई है तो सूरज निकल रहा होगा जी, और मैं एक साथ चाँद सूरज को अपने सामने देख पा रही हूँ। मोहतरमा फरहत परवीन की शक्ल में बिल्कुल चमकता-दमकता खूबसूरत चेहरा और मैं फिर से बताऊँ बेहतरीन शायरा, अफ़साना निगार, समाजी कारकुन बहुत कुछ किया है आपने। लाहौर पाकिस्तान से आप अमेरिका पहुँची और आज उर्दू का परचम वहाँ लहरा रही हैं। तो मैम पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अपने इब्तिदाई सफ़र के बारे में बताएँ और कैसे पाकिस्तान से आप अमेरिका पहुँची, इस बारे में हमको बताएँ? पाकिस्तान से अमेरिका में पहुंची तो इसलिए कि मैंने कहा चलो हम लोग अफोर्ड जब कर सकते हैं तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन वहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं आई थी। लेकिन यहाँ आके उर्दू से मुझे इश्क है वजह ऐसा कि बहुत ज़्यादा मुझे ये देख के बड़ी मायूसी हुई कि मुझसे भी बात करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, बच्चे तो चलो आपस में करते थे हर एक से। तो उन्होंने मुझसे बात कर रहे, मैं जवाब ही नहीं दे रही हूँ, कह रहे कि आंटी आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं उर्दू आंटी हूँ, मेरे समझ में इंग्लिश नहीं है। तो उसने कहा ना आपको आती है, मैंने कहा मुझे तो आती है, लेकिन आप ये बताओ आप उर्दू क्यों भूल गई? कि आप यहाँ आते अपनी जबान खुद ही छोड़ दी, कोई और छोड़े तो और बात है। तो तब मुझे असल में मैं इस फील्ड में जैसे थोड़ा इसको उर्दू प्रमोट करने के लिए आई ही इसी दुख से थी कि क्या करें। तो मैंने यहाँ आके मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में इधर उधर कॉलेजों में पढ़ते थे, बच्चों से इतना राब्ता रखा, उनको घर पे बुलाती, खाने खिलाती, सब कुछ। तो फिर मैंने उन्हें उर्दू की तरफ माइल किया, उर्दू सोसाइटी बनाई और फिर उर्दू और मैं राइटर नहीं थी तब, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ने का शौक था, पढ़ती ही रहती थी। तो मैंने वहाँ उर्दू सोसाइटी बनाई तो उन्होंने अपने घर बुलाया, मैंने तो खूब मैंने लालच ये दिया, बेटा ये खिलाऊंगी, आ जाओ, आ गए। तो फिर मैंने कहा कि आप सब लोग कुछ लिख के लाइए। उन्होंने कहा हम कोई राइटर है। मैंने राइटर होने को कौन कह रहा है, आपने सुबह से शाम तक आज तक आज जो किया है तो वो लिख के लाइए। तो कहने लगे आप भी लिखेंगी? मैंने कहा हाँ लिखूंगी। तो वो लेके आ गए, मुझे फुर्सत नहीं मिली खाने वाने पकाने में, मैं कुछ नहीं लिख सकी। उन्होंने सुनाया, बस इब्तदाई करनी थी, तो मैंने खाली कापी उठा के ऐसे खोल के तो कुछ बोल दिया, चलो हो गई बात। शुरू तो हो गया ना, फिर उसके बाद तो इतना हो गया था कि हम यूनिवर्सिटी में फंक्शन कराते थे। तो उसके बाद ऐसा था कि एक दफा फैज नाइट कराई, तो उसने यूं किया कि हमने वहाँ के जो थे अमेरिकन प्रोफेसरों वगैरह को भी बुलाया, मेरा ताल्लुक बन गया था सबसे। तो उसके लिए ये किया था कि फैज की वो नज़में रखी थी जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है। एक लड़का, एक अमेरिकन लड़का या लड़की होती थी और एक वो पाकिस्तानी, तो स्पॉटलाइट थी, वो पढ़ता था उर्दू में और वो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराता था। मैंने सबको पाकिस्तानी कपड़े पर पहनाई, शलवारें करनी। तो तब उन्होंने के प्रोफेसरों ने कहा कि वी नेवर ड्यू, आपकी जबान में भी इतनी अच्छी पोइट्री है। मैंने कहा आप तक जबान पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और वो फंक्शन इतना पसंद किया गया कि वो यूएन के कल्चरल प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद तो मैं करती रही, फिर मैंने एक रिसाला निकालना शुरू कर दिया, कम्युनिटी न्यूज लेटर। अच्छा इतने पैसे नहीं होते थे, इतने पैसे कैसे खर्च करो, कम्युनिटी में बहुत लोग थे, तो एक आदमी जीरोक्स में काम करता था, फोटो कॉपी वाले। मैम, आपका माइक बंद हो गया मैम, आपका माइक आपका माइक ऑफ हो गया है, आप देखें ऑन कर लें उसे।
माइक म्यूट हो गया है, अगर सीलम मैम सुन पा रही हैं मुझे तो। जी, जी, ऑन हुआ अब। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए बाकी से जी, कल जी। कल मैंने देखा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैम आपका माइक फिर से म्यूट हो गया। मेरे ख्याल से आप जो डिवाइस कनेक्ट कर रही हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप हटा दें तो माइक आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से कनेक्ट हो जाएगा। माइक म्यूट हो गया है शायद आपका। मुझे यहाँ पे आपके माइक के म्यूट होने का आइकन दिख रहा है, आपकी तरफ से माइक म्यूट है। फरहत मैम का कनेक्शन एक बार फिर डिस्कनेक्ट हो गया है और जी, माइक उनका म्यूट था। अभी वो फिर से स्ट्रीम से बाहर हुई हैं और मैं एक बार फिर उनका इंतज़ार करूँगी कि वो क्लिक कर लें अपने उसी कनेक्टिव लिंक पर। और इन सारी चीज़ों ने हमको बताया है कि इंटरनेट की जो सूरत-ए-हाल है वो पूरी दुनिया में एक जैसी है। कहीं भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो सकता है और जहाँ बैठ के आपको सही कनेक्शंस मिल रहे हों, ये बहुत बड़ी नेमत की बात है, क्योंकि आजकल हम बहुत सारा काम इंटरनेट के ज़रिए ही करते हैं। और तहरीक बक़ाए उर्दू की ये बहुत बड़ी कोशिश, एक मुहिम कि हम पूरी दुनिया से आलमी सतह पर उर्दू का उर्दू की खिदमत करने वाले लोगों को एक जगह पर लाएँ, उनके बारे में न सिर्फ जानें बल्कि उनसे जानें कि उन्होंने कितना कुछ किया है उर्दू के लिए। आने लगी। हेलो, जी, जी। हेलो। जी, जी। नहीं आ रही आवाज़? जी मैम, आपकी आवाज़ है। हाँ, मैं अच्छा, आपकी आवाज़ आ गई, बोलिए। जी, जी। जी। बस ठीक है, तो फिर इसी तरह मेरी कोशिशें जारी रहीं। फिर मैंने बजाय इसके कि बाकी बड़े शहरों में ऑलरेडी अंजुमनें बनी हुई हैं। लोग अपनी शोहरत के लिए अब बहुत काम कर रहे होते हैं। उर्दू के लिए सही है, जैसा भी सही। तो ऐसा है कि इत्तेफ़ाक से उर्दू का भी हो जाता है। लेकिन मेरा तो, मैं तो राइटर भी नहीं थी, पोएट भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मेरा तो प्योर काम जो था ना, उर्दू के लिए था। तो फिर उर्दू काफ़ी बेहतर हो गया। तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इस्लामिक सेंटर में, जगह बड़ी चाहिए थी ना, तो वहाँ उनसे इजाज़त लेके तो वीकेंड पे के दोनों दिन मैंने क्लास देनी शुरू की। तो उसमें लोगों को बहुत इंटरेस्ट यूँ था कि अमेरिका के अक्सर लोग सिटीजनशिप लेने के लिए, ये किस वजह से, अमेरिकनों से शादी कर लेते हैं। कर ली तो उनके बच्चों को तो उर्दू का पता ही नहीं होता। अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे अपनी ज़बान तो सीख जाएँ। वो बच्चे थे और उसके अलावा इंडियन थे। तो मैंने कहा बेटा आप क्यों सीख रहे हैं? तो कहने लगे गज़ल अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। म्यूज़िक वगैरह के लिए मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर कुछ लोग, 2-3 अमेरिकन कपल आते थे। मैंने कहा आप क्यों सीख रहे हैं? तो वो कहने लगे हमारा बिज़नेस है कुछ, मतलब है इधर वेस्टर्न मुल्कों के साथ, ईस्टर्न मुल्कों के साथ, तो हमें उर्दू आ जाए तो अच्छा है। सबसे ज़्यादा उन्होंने सीखी। मैं जो क्लास में पढ़ाती थी, वो लिख के लाते थे, तो कहते थे ये इनकी हमें बताओ। तो वो घर जाके बोलता था, तो उसकी बीवी कहने लगी कि इतनी उर्दू हमें आई होती है, हमारे बच्चों को आती है। कि घर जाते कहते 8 बज गए, सो जाओ, तो वो फिर कहते हैं सो जाओ। तो इस तरह करते-करते उर्दू की मेरे हाथों, अल्लाह कुदरत को मंज़ूर था ये करवाना, बहुत काम हुआ। तो मैंने कोशिश नहीं की बाकी अंजुमनों से कांटेक्ट करने की, लेकिन मैं खुद, मेरी अपनी जो नाम था उसके हिसाब से
बल्कि मैंने पहली कहानी इन बच्चों की सोसाइटी में जो ज़बानी सुना दी थी, बाद में लिखी, तो मुझे लगा कि कुछ बेहतर। तो मैंने पाकिस्तान फ़ोन करके कि यहाँ सबसे अच्छा लिटरेरी मैगज़ीन कौन-सा है? तो उन्होंने कहा वो तो है फ़नून, और उसको अहमद नदीम कासमी डायरेक्ट करते हैं, और वो सिर्फ़ एक क्लास को छापते हैं। फिर चिढ़ के कहा, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि कौन सी क्लास को छापते हैं, मुझे एड्रेस भेजो। एड्रेस भेजा, तो मैंने वो जो ज़बानी बोला था ना, वो लिखा था, तो उनको भेज दिया। मैंने कहा मैं सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझ में उर्दू लिखने की सलाहियत है। उनका 4 सफ़े का ख़त आया, कहते मैं कैसे मानूँ कि ये तुम्हारी बहन है? ये तो आलमी मुकाबले में रखने के काबिल है। ये तो उर्दू की मोहब्बत ने जो है राइटर भी बना दिया और पोएट भी बना दिया। पोएट्री तो मैं बाद में क्या करूँगी। बात, क्या बात। तो ऐसा है कि ये इतनी खूबसूरत ज़बान है, इसके लिए हाँ, मुझे याद आया कि फिर जब मैं इसमें काम करने लगी थी, तो जर्मनी में एक है, मुझे उसका ठीक से नाम याद नहीं आया, मैंने उसको इंटरव्यू किया था, रिसाला पढ़ा, पता नहीं कुछ ऑस्ट्रोन ऐड करके भी थी। तो उन्होंने उर्दू सीखी हुई है, तो वो प्रोफेसर है। मैंने उनको इंटरव्यू किया, मैंने कहा आपने उर्दू क्या सोच के सीखी, आपको क्या अच्छा लगा? तो उसने कहा ये लिखी भी इतनी खूबसूरत लगती है। मैं कहती थी जो ज़बान लिखी हुई इतनी खूबसूरत लग रही है, उसको मुझे सीखना चाहिए। और इसने इतना पढ़ा कि वो प्रोफेसर हो गई। एक शिकागो में है। उससे तो मैं हैरान भी, मैं मिल नहीं पाई। मैं गई थी शिकागो, लेकिन इत्तेफाक से उधर वो था नहीं। प्रोफेसर है, उसने इतनी उर्दू सीख ली है कि वो क्लासिक्स उर्दू के तर्जुमे कर रहे हैं। तो मतलब इस ज़बान में है अट्रैक्शन। मेरी एक दोस्त है, यहीं अलीगढ़ में रहती है, इंडिया की। तो वो उसकी सऊदी अरब में वो भी थे, हम भी थे, तो मुलाकात हुई थी। उसका एक शेर है, खुसरो की छबेली नार है ये, खुसरो की छबेली नार है ये, दिल्ली की मुगल शहजादी है। वाह उर्दू के वाह। उर्दू के महज़िब लहजे में सदियों की करीने बोलती हैं। तो ये वाह, जो उर्दू बहुत। बहुत ही इस ज़बान में बहुत खूबसूरती है, जिनको नहीं भी पता था, जो जब एक जर्मन ने सीख ली, एक अमेरिकन ने सीख ली, एक प्रोफेसर ब्राउन थे तो शायरी करने लगे, तो इसलिए हम लोग ही नाकदरी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो बकाई उर्दू का आपने एक तरह से परचम उठाया है, ये बहुत अच्छा है, काम कर जाएगा। कल का मैंने इंटरव्यू सुना था, जो साहब थे जी खतीब थे। मैम, आपने जो बताया, जो आपके ज़रिए हम जान पाए, हमें लगता है कि तहरीक बकाए उर्दू का जो मोटिव है, जो हमारा मकसद है, उसका परचम तो आप ले गई हैं अमेरिका तक कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और उर्दू तो मोहब्बत की ही ज़बान है। आप जब बोले तो लगता है कि हम प्यार की ही बात कर रहे हैं। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपने न सिर्फ़ आलमी सतह पर, बल्कि अपनी सोसाइटी के बच्चों में भी वो मोहब्बत का बीज डाला उर्दू को लेकर। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप जब बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे उस तहजीब को आगे ले जाएंगे। बच्चों के हाथ हाँ, में ही असल सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी जी जी। में ठीक है, इसलिए कि हमें दूसरी आने वाली नस्ल जो हमसे बात है उसको कि चलती रहे। उनके दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दो कि वो भी इसी तरह ज़बरदस्ती सिखाएँ, अगले को भी चलती रहे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खूबसूरत, बहुत अच्छी ज़बान जी बिल्कुल। आ, भी है काफ़ी, ऐसा नहीं ज़बानों से ज़्यादा है, हर ज़बान की होती है। लेकिन अच्छा, मैंने फिर उसके बाद तो मैं उर्दू के पीछे ही लग गई ना, तो फिर मैं लाइब्रेरी में किताबें देखने गई। तो मुझे लाइब्रेरी में 2 मैं आपकी किताबें मिली हैं। तंजीम के एक बारे में तो और मुफ्ती जानना राम की चाहूंगी, रुबाइयाँ, जो रुबाइयात आपकी थी, और तंजीम के दूसरी बारे में। जी, जी, मैं आपकी तंज़ीम के बारे में और जानना चाहूँगी कि और आप तंज़ीम के ज़रिए और कितने सारे काम किए हैं आपने या कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं फिर दूसरी बात ये बता रही हूँ कि उस पहली कहानी से जो मैंने बच्चों की सोसाइटी के लिए लिखी थी, उसके लिए तो मैं एक क्लास राइटर्स में पहले दिन ही आ गई। फिर उसके बाद सारे जो भी मुख्तलिफ अंजुमनें बुलाती थी मुशायरों वगैरह में, तो सब मेरे पास रॉचेस्टर आते थे, और मैं उनके लिए एक तकरीर जी, करती थी, इसलिए कि फिर थोड़ा इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को भी स्टूडेंट्स के अलावा हो गया कि वो ज़रा उनकी दिलचस्पी होती थी। शायरी वारी सुनाते थे, मेरे घर 2-4 दिन रहते थे, तो ये सब आए मेरे घर। अमजद इस्लाम आए हैं, अहमद नदीम कासमी, खालिद अहमद, नजीब अहमद, अब्बास ताबिश, ये सब। तो फिर जब ये मिलने ही चाहे जिस तरह भी आते थे, तो मैं उनके लिए तकरीब कर लेती थी। तो फिर वो एक दो बार अपने साथ सिंगर भी लेके आए। तो ये उर्दू को मैं समझ नहीं सकती थी, ये बस कुदरत होती है करने वाली। मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे हाथों इतनी ज़्यादा उर्दू की तरोीज हो जाएगी। तो ये हो गई, होना होता ना, कोई काम नियत साफ हो तो हो जाता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। इतना मुझे अच्छा लगा
कि आप उर्दू की बका के लिए काम करिए। बहुत खूबसूरत ज़बान है, इसे ख़त्म नहीं होना चाहिए, अगली नस्लों तक जानी चाहिए। जी। मैम हम लोग तो आप बातचीत कुछ कर रहे बात हैं बीच पूछना में। चाहते हो? हाँ जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि कुछ सवाल करूँ इससे पहले मैं बता दूँ कि बहुत लोग तहरीक बक़ाए उर्दू के ज़रिए इस समय आपको सुन रहे हैं। इरफान साहब जो सदर हैं तहरीक के, शाहबाज़ मिर्ज़ा साहब हैं हमारे साथ, सैयद सलीम बुखारी साहब हैं, इनायत हुसैन साहब हैं, इसके बाद शाकिर हुसैन साहब हैं, अच्छा, शाहबाज़ शाज़ली साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी हैं, फूल खान जी हैं, और वो लगातार आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि स्क्रीन पर लगातार वो आपसे राब्ता भी कायम कर रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। जनाब असलम जमशेदपुरी साहब हैं। अ, जी। जी, फूल चलिए, खान जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। जी, जी। आपके वसीले से इतने बड़े-बड़े लोगों के नाम जान लिए, इसी तरह सिलसिले बनते हैं। जी, जी। पूछिए। मैं आज मैम आपसे अगला सवाल ये करूँगी कि उर्दू अमेरिका में तो बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे। तो जो जिस तरह के वहाँ पे मैगज़ीन, अखबार या रिसाले छपते हैं, वहाँ पे उर्दू की क्या जगह है? किस तरह अभी अखबार वहाँ है क्या? रिसाले कितने छपते हैं? मैगज़ीन्स कितनी हैं? जो आम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, इस ज़ुबान को जानने वाले लोग पढ़ते हैं? हाँ, न्यूयॉर्क से कुछ अखबार निकलते हैं जिसमें रोज़ाना का नहीं होता, एक वीक में एक बार होता है, वीकेंड पे होता है। तो उसमें भी शायरी-वायरी होती है, तो लोगों की दिलचस्पी आहिस्ता-आहिस्ता करके बढ़ती जा रही है। हाँ, और जी, कैलिफ़ोर्निया में बहुत काम कर रही है उर्दू अकेडमी। उर्दू अकेडमी वो उनका जो उनके सदर हैं, तो ताशी ज़हीर, बस नाम जैसे उनका मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, लेकिन बहुत इंसान वो बहुत अच्छे हैं। तो वो ना वो उन्होंने बहुत काम किया है, और उधर आप अगर उस लिंक पे जाइए ना उर्दू अकेडमी पे, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया था। जी, मैंने इरफान भेजा था वो लिंक, और उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की, मैंने कहा अगर मैं सच मान जाऊँ ना ताशी भाई, तो मैं तो ज़मीन पे पैर ना रखूँ जितना आप कह रहे हैं। लेकिन वो भी बुलाते रहते। अच्छा भी उन्होंने तो ये कमाल किया है कि उर्दू ज़बान की मोहब्बत उर्दू अकेडमी की इतनी डाल दी है कि केरला के लोग जो जिन्होंने उर्दू शायद सुनी भी नहीं होती, वो निजामत कर रहा था प्रोग्राम के, इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा था। तो नगेश उसका नाम था। मैंने कहा नगेश, आपका तो लहजा उर्दू का इतना अच्छा है। तो कहने लगे उर्दू अकेडमी से सीखी। तो वो फिर उसके बाद अभी मैं आई थी तो उन्होंने मेरे लिए फिर प्रोग्राम किया था, ज़ाहिर है मुझे जानते हैं। उसके बाद वो मूव हो गए एरिज़ोना, के साथ ले गए। तो हमने एक उर्दू अकेडमी की दूसरी ब्रांच की यानी इफ्तिताह किया। जो एक दफ़ा इसकी मोहब्बत में पड़ जाता है ना, तो पड़ जाता है। तो ये देखिए आप जैसे लोगों की, ताशी ज़हीर जैसे लोगों की, और बाकी शायर और अदीब तो कुछ वैसे उर्दू की मोहब्बत भी करते हैं, कुछ अपनी शोहरत के लिए भी करते हैं। तो वहाँ तो काम हो ही रहा है। लेकिन उर्दू अकेडमी लाजवाब है। उन्होंने जब मुशायरा किया कराया था मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए रिपोर्ट लिखी थी कि अमेरिका में लखनऊ की ज़बान जो होती है ना, सिर्फ ज़बान नहीं होती, उसके साथ पूरी एक तहज़ीब होती है। बोल बिल्कुल, चाल, बिल्कुल। उठना बैठना सारा। तो वो उन लोगों की इतनी तहज़ीब, उसमें आधे से ज़्यादा कारकुन तो इंडिया के ही थे। लेकिन वो इतनी अच्छी उर्दू बोल रही थी, उन्होंने मेरी गज़लें गाई। तो मैंने कहा क्या आप सचमुच इंडिया से? तो कहते हाँ। मैंने कहा मैं सोच रही थी आप मुझे एक बार सुना दें तो मैं आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर दूँ। आपका तो मेरे से अच्छा है। तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता करके ज़बान बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ती, मेहनत करनी पड़ती, इसके लिए कुछ करना पड़ता है जैसे आप लोग कर रहे हैं। और मुझे ये जान के बहुत, आप लोग तो बहुत कुछ कर लिए, गर्व के साथ थे। उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी बातें की। तो ज़बान, मैं जैसे कह रही हूँ कि ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं होती, उसके साथ एक कल्चर, एक तहज़ीब, हर चीज़ साथ होती है। ज़बान कोई भी अकेली नहीं, इंग्लिश भी हो ना, तो अब इसके इसके भी अगर साथ लग जाऊँ, हाँ, तो मैं आपको खुद ही बता दूँ अगर आपको याद ना रहे, तो मुझे इतना शौक, इतना जुनून और शौक है इसका, उर्दू का, कि मैं यहाँ पढ़ती थी उर्दू की किताबें तो ख़त्म हो जाती थी। साल में एक बार पाकिस्तान जाती थी तो वहाँ से ले आती थी, तो कम हो जाती थी। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसमें से कुछ मुझे लिटरेचर तो लिटरेचर है हर ज़बान का, कुछ चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनको क्लासिक्स को ट्रांसलेट किया। अभी अगर मैं कर रही हूँ तो अपना वक्त आम चीज़ों पर क्यों डालूँ।
फिर वो क्लासिक्स को ट्रांसलेट किया तो विंटर ड्रीम उसका नाम रखना चाह रही थी, लेकिन उर्दू में लिखना था तो ख्वाब ज़मिस्तां के नाम से वो क्लासिक्स की किताब मौजूद है मेरी मार्केट में। और खुद मेरी अपनी, मैं खुद से ही बता दूं, मेरी अपनी अभी 5 हैं उर्दू के अफसानों के मजमूए। मैं हूँ बुनियादी तौर पे अफसाना निगार हूँ। एक जी जी इंटरव्यू जी में मुझे जी पूछा, हाँ एक इंटरव्यू में मुझे किसी ने पूछा कि आपको दोनों ज़बानों में आप अच्छी हैं, तो आप कौन सी ज़बान में शायरी करने आप इजहार पसंद करती हैं या आप नसर में? मैंने कहा नहीं, मैं नसर निगार ही हूँ, शायरी कभी कभी मुझसे सरजद हो जाती है तो मैं लिख लेती हूँ, शायरी अपने आप जहन में आ जाती है। वो मैं अभी अभी लिखना शुरू किया जी। और कुछ जी मैं हर जगह मैम जहाँ भी हूँ, ये मैं जहाँ भी होती हूँ, जिस मुल्क में जिस जगह भी हूँ, समझिए उर्दू फिर रही है, क्योंकि मुझे जैसे जी ही बहाना मिलता है मैं कोई ना कोई तो अंग्रेजों को भी सिखा दी जी जी। फूल खान साहब पूछ रहे हैं कि अदा जाफरी के बारे में कुछ बताइए। अदा जाफरी बहुत अच्छी शायरा है अपने वक्त की, इस जी दौर की। जैसे कुछ लोग शायरी तो सभी करते हैं और हर कोई अपनी तरफ से अच्छी ही करता है। अब कई नए नाम आ रहे हैं, लेकिन जिनको एस्टेब्लिश होने में वक्त लगा, जिन्होंने मुस्तकिल एक लेवल पे काम किया, तो उनमें से अदा जाफरी, परवीन शाकिर, ये दोनों तो, और फहमीदा रियाज है, वो तो फेमिनिस्ट है, और अजरा अब्बास, उनकी तो बात और है। तो ये है कि अदा जाफरी का बस बहुत अच्छा उनका लहजा, बहुत अच्छी अदायगी। और ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपनी वोकैबुलरी का रोब ना डालिए, अपनी इल्मियत का रोब ना डालिए। जितना सादा ज़बान में और सादा लफ्ज़ों में बात की कही जाती है ना, वो लोगों तक पहुँचती है। बहुत अच्छी शायरी। जी मैम एक चीज मैं आपसे और पूछ हाँ जानना चाहती हूँ कि जो अमेरिका में आपके अलावा और तंजीमें हैं उर्दू को लेके काम कर रही हैं, कौन कौन जी हाँ, लोग हैं जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं? जी एक तो ये लॉस एंजलिस में है एक तंजीम, और और हर जगह ही है। अब तो सबने भी बना ली है अपने अपने लोगों को बुलाने के लिए। जी न्यूयॉर्क में भी है, तकरीबन बड़े शहरों में हर जगह कोई ना कोई तहजीब है। जी इस मास्टर, हाँ हाँ, ये बर्कले यूनिवर्सिटी जो है कैलिफोर्निया में, उसमें हाँ उर्दू हाँ में मास्टर्स करते हैं। वहाँ तो खैर वो यानी फॉरेन लैंग्वेजेस की है, ये हिंदी भी है और दूसरी भी है, तो जी वहाँ भी काफ़ी काम हो रहा है। उर्दू अब ऐसा है कि उर्दू के नाम से, उर्दू के ये लहजे से कुछ समझे ना समझे, ना आठना कोई नहीं। हर एक को पता है कि ये भी एक ज़बान है और जो सुनने में अच्छी लगती है। और उसको तो वो तो हैंडल को तो में अच्छी लगी थी कि लिखी हुई खूबसूरत लगती है और उसने सीखी थी। तो जी ये बिल्कुल है कि जिंदा जबान को जिंदा रखना आपका हमारा काम है और आप कर रहे हैं। बिल्कुल मैं तो अपनी जाती सतह पे है, आप ज्यादा इसलिए कि आप हर जगह हर एक को पहुंच रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये तो बहुत अभी कुछ वर्षों बाद अगर जिंदगी रही तो हम आपसे खेलेंगे, देखिए हम कितने आगे चले गए। जी हाँ। जी और इसके अलावा देखिए, जब जवानी में वक्त में बड़ी बरकत होती है। जब मैं यहाँ आई थी तो आपको पता है अमेरिका में सारा काम जरा खुद करना, तो मैं वो भी कर लेती थी, बच्चे भी मेरे साथ थे, ये मैं उर्दू का भी कर लेती थी। तो मैंने कहा मुझे कुछ और भी करना चाहिए, मेरे पास वक्त बच गया। तो फिर पाकिस्तान में हम लोगों ने एक कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से, हम लोगों में यूँ है कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में से हूँ, ये आइडिया मेरा नहीं था, एक कैंसर स्पेशलिस्ट का था। तो हमने 400 बेड के 26 एकड़ पे एक अस्पताल बनाया, सब डोनेशन से, और ये जितना हम खुद दे सकें, और वो फ्री काम करता है। ये नेक्स्ट टू उर्दू, वो मेरा पैशन। तो आपसे जो भी हो बहुत सके जिंदगी में बहुत होता है, उर्दू भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। और ये तो कैंसर हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा मंसूबा है ना, इसमें तो मैं सिर्फ 10 लोगों में से एक हूँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से। और उसमें भी मेरी शिरकत इस वजह से हुई थी कि जब उन्होंने मुझे बार बार बुलाया, मैं जा ही नहीं रही थी, तो कहने लगी मैडम आप मिल तो लीजिए। तो मैंने जाते ही कहा मैं इतनी ब्लंट नहीं हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैंने कह दिया। मैंने कहा देखो डॉक्टर नहीं हूँ, केमिस्ट नहीं हूँ, क्लर्क नहीं हूँ, मेरी क्या जरूरत है इधर आपको, आप बार बार बुला रहे। उन्होंने कहा जरूरत तो आपकी ही है इस वक्त। मैंने कहा बताएं। तो कहने लगे मैं कोई नहीं जानता, और यहाँ सब आपको जानते हैं, अखबारों वाले भी, टीवी वाले भी, तो आप शामिल होंगी तो
फिर आप उन्हें कहिए हमें भी बुलाया, तो आपको बात करनी आती है और आपको जानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने पहले कॉलमिस्ट को बुलाया आजिम खाना में, तो उनसे मैंने बात की। तो मैंने कहा आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। तो बेचारों के चेहरे उतर कर लिखने पढ़ने वालों के पास उन्होंने डोनेशन मांगेगी। मैंने कहा नहीं मैं डोनेशन नहीं मांग रही, मैं आपसे वो मांग रही जो आपके पास है। तो ये शेर मेरा नहीं है, लेकिन वो काम आगे वो ये था, शायद तेरे लफ्जों से कोई जी उठे, शायद तेरे लफ्जों से कोई जी उठे, अपना सुखन खैरात कर, कुछ बात कर। तो मैंने कहा मैं आपसे आपके लफ्जों की खैरात मांगने आई हूँ कि आप अपने अखबारों में कॉलम लिखिए। तो उन्होंने लिखा, तो दूसरे दिन से लोग आने शुरू। तो बस वहाँ मेरा यही काम है कि लोगों को जमा कर लेने का, कहीं ना कहीं डोनेशन भी मिल खुद से दे जाते हैं जब सब जानने लगे कि काम हो रहा दिखाई दे रहा है। तो हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है, इलाज हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ अमेरिका में उनके लिए मैं फंड रेजिंग करती हूँ। तो यहाँ से रेडिएशन की मशीनें जो करोड़ों की एक होती है, 3 मशीनें चली गई हैं, वो लग गई हैं और हम फ्री वो भी कर रहे हैं। तो ये है कि ये तो कर्ज है अजीज के बहुत, कर्ज है अजीज के बहुत, कुछ तो चुकाना चाहिए ना उनको। ये है कि मुझसे ज़मीर मांगे है मेरे वजूद का जवाज। पता नहीं किसी वक्त इतना आ जाता है करके, मुझसे ज़मीर मांगे है मेरे वजूद का जवाज, कुछ तो हिसाब बेशुकम यूं तो गुजर ही जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और भी पर्सनल भी क्लिनिक बहुत सारी अल्लाह जितनी तो जी कर रही हूँ। और देखा कि आप नियत से काम शुरू कर दो ना, तो शामिल हो जाते हैं लोग, बरकत हो जाती है। जैसे आप लोगों ने ये उर्दू का किया ना, ये उर्दू हम नहीं है बिना तो भी पता चलेगा, उर्दू चलेगी बहुत आगे। ठीक है जी। मैम आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने कुछ मयारी तख्लीकों का तर्जुमा भी किया है, कुछ नॉवेल का तर्जुमा किया है आपने। जी उसके बारे में कुछ बताएं, वो क्या नॉवेल है और आपने कैसे सोचा कि आपको इसका तर्जुमा करना चाहिए। वो तो खैर असल में ये है कि मैं खाम खा का क्रेडिट नहीं लेती कि मैं बहुत दूर देश और दूरबीन हूँ। हुआ ये था कि मेरे पास पढ़ना जो है ना, ऐसा है कि पढ़ना मेरी ज़रूरत है, मजबूरी है, ऐसा कि मैं पढ़े बगैर रह नहीं सकती। और लिखना फिर उसके बाद आ जाता है। तो ऐसा था कि मेरे पास किताब भी ख़त्म हो गई उर्दू की पढ़ने के लिए। और फिर मैं कहूँ कि मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आम लेवल के नहीं पढ़ी, फिर मैंने क्लासिक्स पढ़ी। हाँ एक बात और, तो ऐसा है कि मेरे पास यहाँ पता नहीं कैसे इतनी वक्त में वक्त बच जाता था। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, कुछ नहीं, तो उधर जाके रजिस्ट्रार के पास बैठे तो उसने कहा यस मैम। मैंने कहा मेरे पास कागज़ के सर्टिफिकेट के नाम पे कागज़ का एक पुर्जा भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या कहती है। तो उसने कहा इतने यहाँ के लोग वैसे हैं अच्छे, उनके रीज़न लॉजिक वाले, क्या लगा अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तो मेरे सामने हैं, मैं तुम्हें टेस्ट कर सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जल्दी जल्दी 3 लाइनें लिखो। और आपको सच बताऊं कि मेरी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बात नहीं, जब मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ ली, पहले ऐसी कॉमन सी मेरी इंग्लिश थी। तो मैंने 3 कॉमन सी लाइनें, उसने कहा भी था जल्दी लिखो, लिखी, तो मैंने दे दी उसे। तो कितनी देर से बैठी थी। मेरी इंग्लिश में जब मैं पढ़ती स्टूडेंट थी ना, मेरी ग्रामर अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा हो गई गलती, कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सर उठा के कहते यू कैन बी अ राइटर। मैंने कहा आई एम अ राइटर। तो उसने कहा देन व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैंने कहा आई वांट टू सी हाउ यू पीपल राइट। तो फिर वहाँ उनको इतना अच्छा लगा, वो टीचर मेरे पे इतना तवज्जो करती थी। तो यूनिवर्सिटी मैगजीन में मेरी एक कहानी छपी, छोटी सी थी, ओनली वन डे बिफोर उसका नाम था, जब कहत था ना उसकी थी। तो उस पर मुझे इनाम मिला था। बस ये हो गया। तो बहुत बस खूब। ऐसा है कि अब ये मेरे तो ज़ाती सतह पे काम है। जो लोग आप काम कर रहे हैं ना, आपको पता है कि बड़े बड़े लोग कौन हैं, कैसे, जिस उसको बुलाया बहुत बड़ा आदमी था, उसने बहुत अच्छी बातें की कि यह ना सिर्फ आपको लेक्चर भी करना होता, ये खताब का मतलब है कि आप उनके आपकी बात उनके अंदर उतरे। तो आपको तो पता है आप तहकीक करेंगे और ऐसे लोग ढूंढेंगे तो और लोगों तक पहुंचेगा, ये काम तो बहुत आगे जाएगा। हमारी जिंदगी ना मिली तो चल जाएगी। बहुत खुशी है। हाँ आप कह रही थी ना आप क्यों ट्रांसलेट किया, तो मैंने जब वो पढ़ी ना किताबें जिसमें से ट्रांसलेशन की, तो वो मुझे लगा कि ये आइडियाज, हालांकि मैं पढ़ने की तो किताबी कीड़ा हूँ, तो मैंने कहा इतना पढ़ा है तो उसमें से ये चीज़ें नहीं थी जो इसमें मैं देख रही हूँ। तो इसलिए ट्रांसलेट किया कि वो हमारे लोगों तक पहुँचे, वो भी पढ़ें, जहन में वसअत आती है ज़्यादा
ख्यालात पहुँच जाए, तो ये बात है। जी। बोलिए, कुछ और वाह! कुछ? और मुझे लगता है कि जब कोई भी नॉवेल या कोई भी कहानी, अफ़साना कुछ भी आप जब उसका तर्जुमा करेंगे तो उसमें जो आपके शख्सियत की जो शीरी है, जो आपकी शख्सियत की नफ़ासत है, वो भी कहीं न कहीं आती होगी। और उर्दू जिस तरह की आप बोल रही हैं, आपका जो पूरा का पूरा मुझे दिख रहा है एक ऑरा जिसको हम बोलते हैं, और उर्दू की नफ़ासत, नज़ाकत, खूबसूरती अ, मुझे तो लगता है कि जो लोग अमेरिका में आपसे मिलते होंगे, मोहतरमा फरहत परवीन साहिबा से मिलते होंगे, वो उर्दू के करीब अपने आप आ जाते होंगे कि उर्दू करने वाला इतना खूबसूरत होता है, उर्दू को समझने वाला, उर्दू को बोलने वाला इतना प्यारा बोल सकता है, तो मोहब्बत अपने आप जाग जाती होगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछूँगी, चूँकि मैं मीडिया से भी हूँ और मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कोई तहरीक को आगे ले जाने के लिए। तो अमेरिका में रेडियो के ज़रिए या टीवी के ज़रिए क्या ऐसे अंजुमनें, ऐसे नशिस्त, ऐसे प्रोग्राम, सेमिनार, मुशायरे होते रहते हैं या उनके लिए प्रोग्राम उर्दू को बढ़ावा देने के लिए रेडियो और टेलीविज़न में? जी हाँ, है कुछ प्रोग्राम, कुछ जो है वो शायरा है, फरजाना नैना, वो होती हैं इंग्लैंड में, नॉटिंघम में, तो उनका रेडियो का प्रोग्राम जी, है। एक और ये जब इफ्तार थी, अब तो वो इंतकाल उनका हो गया, तो उनका सरगम के नाम से था उर्दू का प्रोग्राम। और है, बहुत लोगों को शौक है, वो करते हैं, चलो जैसा भी है उर्दू तो पहुंच जाती है ना। तो है जो मतलब है ऐसा कि किसी का टीवी का एक आध प्रोग्राम है, टीवी के ज्यादा नहीं है, रेडियो के हैं, तो होते हैं, अखबार भी हैं, और वो न्यूयॉर्क से निकलते जी, हैं, मुझे और नहीं पता और से भी होते होंगे, लेकिन मुझे जी, नहीं है। जी, 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 जी। और जो मैंने मैम ना मेरे लिखने, हाँ, जी जी बोलिए, जी बोलिए जी, आप, मैंने सॉरी। कहा जो मैं लिख, जी, उसमें भी सब जो है ये मेरी लगन, ये सब कुछ उसमें होती है, और मैं अच्छी से अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये कि चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ कि मेरे 5 अफ़सानों के मजमूए हैं, लेकिन अगर आपको कभी, आप तो उर्दू इतना बोल लेते हैं, कभी पढ़ना लिखना भी आपको आता ही होगा कुछ ना कुछ, तो कि सीख जी, रही हैं? थोड़ा बहुत बिल्कुल, मैं अभी सीख रही हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट हूँ। कोशिश करती हूँ कि अच्छे से जल्दी-जल्दी सीख सकूँ, लेकिन अभी सीख रही हूँ। आप लोगों के आगे तो बिल्कुल क्लास 2 और 3 का स्टूडेंट मैं हूँ। मैं खुद को वही मानती हूँ लिखने-पढ़ने के मामले में। बोल लेती हूँ क्योंकि वो अरे बोलते-बोलते आदत हो गई है, अच्छा लगता है मुझे। जी। तो आपका लहजा बहुत साफ है। तो जैसे वो उन्होंने, जी, ताशी ज़हीर ने, सारे इतने लोग हैं इंडियन, तो उन्होंने इतनी उर्दू अच्छी बोलनी, इतनी अच्छी बोलनी सीख ली है कि प्रोग्रामों की निज़ामत कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, आ जाता है ना सब जी, कुछ। तो जी। आपका लहजा भी बहुत मीठा और बहुत अच्छी आप बात करती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, शुक्रिया, दूसरे के दिल में शौक पैदा करते हैं कि जो ये बोल रही हैं, शुक्रिया ये हम मैम। भी सीखें। तो बस ये है कि जो मेरी जो किताबें हैं उनमें, बल्कि मैंने जो दिल में आया लिखा है, यह एक किताब है, अगर उसका जो उर्दू जानने वाले पढ़े हैं तो अमेरिकन लोग कहेंगे तुम तो निकलो इधर से हैं, तो अमेरिका से, क्योंकि मैंने वो सिटीजनशिप जब ली थी, तो सिटीजनशिप का जो है एक वाक्य लिखा कि कैसा लगता है कि अपने मुल्क को हम छोड़ रहे हैं और हम इनके हो रहे हैं। और उसमें जब वो ओथ लेते हैं तो उसमें आखिर में एक ये होता है, बाकी सब लोग वो बोले जाता था, हम यस कहते जाते, जी, आखिर में वो कहते हैं ये सब बोले, वो यही होता है कि हम इस मुल्क के लिए हथियार उठाएंगे, चाहे वो किसी मुल्क के। तो तब बड़े दिल को लगा कि हम अपने वतन से दगा कर रहे हैं, क्या पता उसके खिलाफ हथियार उठाने पड़ जाए। तो मैंने वो अफसाना लिख दिया, बहुत लंबा नहीं है, अच्छा खुल के लिखा है, कभी मैं आप लोगों को अफसाना भेजूंगी, आप पढ़िएगा। तो जो लिखा जाता है ना, सिर्फ उर्दू लिखने के लिए नहीं लिखा जाता, अपने ख्यालात की तरसील के लिए, अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के लिए होती है। तो मेरी किताबें जो हैं, अपने मुंह से सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि मौजूआत के लिहाज से यूनिक है, क्योंकि क्योंकि उन्हें वुसअत है, सिर्फ यही नहीं है कि फेमिनिज्म के लिए सिर्फ औरत मर्द का झगड़ा, फलानी ये वो, फलाना मोहब्बत नहीं कर रहा, यानी सिर्फ ये नहीं है, तो सोच भी है, तो सोच अपनी आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ, ठीक है ना? जी। मैम आपके किसी अफ़साने का थोड़ा-सा हिस्सा अगर हमें आप पढ़ के सुनाएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपसे चलिए अशार तो हम सुनेंगे ही, अफ़साने का हिस्सा भी, क्योंकि आप अफ़साना निगार हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपना अफ़साना भी थोड़ा-सा हमको पढ़ के सुनाएँ, जो आपकी पसंद का हो।
चलिए चलिए जी हाँ, इत्तेफाक से मेरी बेटी के पास मेरी किताबें हैं तो वो ला रही है, तो जो सबसे छोटा जी वो मैं बिल्कुल। सुना दूंगी। अफसाना पढ़ने सुनाने के लिए लंबा होता है, जी तो जी जी। मैं वो ठीक है, देखती हूँ कोई छोटा जो उसमें से हुआ सबसे तवील नहीं हुआ तो मैं सुना दूंगी। जी। अच्छा पीछे से बेटी का आ रहा है, फरमाइश की वक्फे के कोई वो सुना दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वक्फे के दौरान शेर सुनाना तो सुना ही लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। मैम जब तक वो किताब आ रही है तब तक मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। जरूर कभी मैं आपकी कभी आपको जी, कभी आपको ऐसा लगा कि आज जैसा कि आपने शुरू में बताया आजकल की नस्ल बच्चों के साथ आप बहुत काम करने की ख्वाहिश रखती हैं, करती भी हैं। तो कभी आपको लगा कि बच्चे उर्दू सीखने में आनाकानी कर रहे हैं या उन्हें कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चे तो इंग्लिश ही पसंद करते हैं। असलियत ये होती है कि हम उन्हें अपनी ज़बान से वाकिफ़ ही नहीं करवाते हैं। तो क्या आपको कभी लगा कि बच्चे ने उर्दू सीखने से मना किया? नहीं, मेरे पास तो खैर सीखने सिर्फ वही आते थे जिनको शौक था। बहुत सारे जी, लोग तो जैसे गजलें सुनने की वजह से आगे जिनको शौक था, हाँ वो जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने यहाँ आके शहरियत लेने के लिए किसी वजह से तो अमेरिकनों से शादियां कर ली थी, तो उनके बच्चों को उर्दू नहीं आती थी बिल्कुल, तो वो उर्दू बच्चों को सिखाना चाहते थे, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो अलबत्ता जी, जिनके माँ बाप को शौक था, भाई जैसे अमेरिकन जो कपल था उसको शौक था तो उसने बच्चों के साथ उर्दू बोलता था, तो वो कहते कि जैसे जाके कहते हैं 8 बज गए हैं तो कहते हैं चलो सो जाओ बच्चे, कहते हैं तो सीख लेते हैं। तो होता है हाँ, कि इतना शौक तो मेरा ख्याल कम ही है उर्दू सीखने का किसी को। जी, वो जी। ये अफसाने का ये है बेटा, मुंशी ला दो, छोटे अफसाने उसमें है। अच्छा वो कौन सी, वो जो काले कवर वाली है। अच्छा जी आप है अमेरिका में रहते हुए अपने मुल्क को, अपनी उस हवा को कितना मिस करती हैं? लाहौर को, उस माहौल को, उस ज़बान को, उस जायके को? अच्छा, बात ये है कि मैं ज़्यादा मिस इसलिए नहीं करती कि मैं अक्सर चली जाती हूँ, साल में 2 बार 2-3 अच्छा, बार चली चली जी, जाती जी। हूँ। और फिर जब ये शायरी तो खैर मैं हाल में ही ऐसे मैंने कहा ना सरजद हो गई, खुद से आने लगी, तो वहाँ भी थोड़ा नाम बन गया कि एक बड़े आदमी ने मुझे मुतारिफ कराया था ये कह के, बहुत बड़ा जो अदीब थे, कि ये तो ऐसी है कि बहुत यूनिक है, तो इस तरह करके तब वहाँ मैं जाती हूँ, मेरे लिए अपने जो हम ज़ौक़ हैं मिलते भी हैं, महफ़िलें भी होती हैं, तो हो जाता है। मिस करने का मैं चांस नहीं देती, मैं कहती हूँ इतना काम कर रही हूँ तो अपने आप को भी खुश रखना ही चाहिए, चली जाती हूँ। जी, ये आपने सही तजवीज़ बताई कि याद आने से पहले चले जाओ और क्योंकि जब याद आती है तो बहुत परेशानी हो जाती है, तो जिससे मोहब्बत हो उसके पास चले जाओ इससे पहले कि याद आए। और मुझे भी कभी-कभी बहुत मन होता है कि मैं लाहौर, कराची उन जगहों पे जाऊँ और वो ज़ायके और वो उर्दू की जो हवा है अपने अंदर भरूँ। इंशाअल्लाह कभी वो दिन आएगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ऐसा करने की। बहरहाल मैम तब तक आप कोई गज़ल आपकी गज़लें भी हमें सुननी हैं, आपका अफ़साना भी थोड़ा सुनना है, तो हम आपसे गज़लें भी सुनना चाहेंगे आपकी, आपके अशआर। ठीक है। हाँ, अशआर। सबसे पहले तो खैर इंसान के अंदर एहसास ही हो तभी कुछ कर सकता है, तो पहले मैंने जो शेर लिखे थे वो इस तरह थे, वो थोड़े ऐसे होता है जैसे नसीहत वाले, वो है कि मुझसे ज़मीर मांगे है, मुझसे ज़मीर मांगे है मेरे वजूद का जवाज़, मुझसे ज़मीर मांगे है मेरे वजूद का जवाज़, कुछ तो हिसाब जी, बेशुमार ये तो गुजर ही जाएगी। वाह! हाँ, तो इस अच्छा वो कहती है आप क्या चुटकियाँ फिर से क्यों सुना चलिए, अब मैं याद करके सुनाऊँ, ऐसे नज़्में मेरे पास ज़्यादा हैं, सिंपल नज़्मों की किताब चाहिए थी? जी, नज़्में नज़्में हम सुनना चाहेंगे मैम, नज़्में भी सुनना चाहेंगे आपकी। ठीक है। नहीं, ये गुफ्तम नहीं है। ये गुफ्तम कही थी मैंने, मुंजमद कही। मम्मी इट डजंट आई डोंट हैव इट, अच्छा, आपने किसी को दे दी होगी इट्स ना। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आप अपने ऑस्ट्रेलियन और इस लाइव के बहुत ही अनइंटरप्टेड होने के लिए हम सिमल मैम के भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, कि वो बराबर हमारी ही हेल्प कर रही हैं लाइव में। जी, और अच्छा चलिए ठीक है, तो अब मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे एक गज़ल सुनाती जी बिल्कुल, बिल्कुल। हूँ। अजीब कल्बो नज़र मिले,
ہے عجیب قلب و نظر میرے، میری آگہی بھی ہے عجیب قلب و واہ نظر میرے، میری آگہی بھی عجیب ہے، میں نے خود میں دھونی رمائی ہے، میں نے خود میں دھونی رمائی ہے، یہ کلندری بھی عجیب ہے، کیا بات. ہوں سفر میں ایک زمانے سے، ہوں سفر میں ایک زمانے سے، ایک زمانے سے. ہے پڑاؤ سارے ہی عارضی، ہوں سفر میں ایک زمانے سے، ہے پڑاؤ سارے ہی عارضی، میں ہوں منزلوں سے گزر گئی، میں ہوں منزلوں سے گزر گئی، گزر میری گئی. بے گھری بھی عجیب ہے، واہ واہ بڑے واہ. چاو بڑے چاو سے جو بنائے تھے، بڑے چاو سے جو بنائے تھے، انہیں توڑا اپنے ہی ہاتھ سے، بڑے چاو سے جو بنائے تھے، انہیں توڑا اپنے ہی ہاتھ سے، میرے اپنے ہی بت سبھی، میری آزری بھی عجیب ہے، بہت خوب. ماشاء نہ اللہ. ہوں نہ ہوں شکوہ کیا شکوہ سائے زمانے سے، نہ ہوں شکوہ سنج زمانے سے، نہ ہوں شکوہ سنج زمانے سے، نہ کسی سے کوئی گلا مجھے، واہ. نہ ہوں شکوہ سنج زمانے سے، نہ کسی سے کوئی گلا مجھے، میں ہوں کب سے خود میں بھٹک رہی، میری بے گھری بھی یہ نہیں عجیب تھا. ہے، ہاں یہی ہے، میں ہوں کب سے خود پہ بھٹک رہی، میری ماندگی بھی عجیب ہے، اور یہ ہے کہ مجھے توڑا پھر سے بنا لیا، مجھے توڑا پھر سے بنا لیا، اور پھر سے توڑا ایک اگر، مجھے توڑا پھر سے واہ. بنا لیا، اور پھر سے توڑا ایک اگر، میں ہوں مستقل تیرے چاک پر، یہ ہنر کیا بھی بات ہے. عجیب ہے، کیا بات ہے. بہت خوب. کمال. اور یہ آخری شعر یہ ہے، کمال تو نہیں ہے لیکن آخری شعر یہ ہے کہ نہیں یہ میم بہت بہار خوبصورت. کیسے، یہ بہار بہت کیسے خوبصورت. خزاں بنی، بہت شکریہ، یہ بہار کیسے خزاں بنی، نہیں پوچھا اس کا سبب تلک، یہ بہار کیسے خزاں بنی، نہیں پوچھا اس کا سبب تلک، مجھے کہہ دیا کہ میں خوش رہوں، دہی بھی عجیب ہے، اور دوسرے سے کسی سے ناراض بہت ہوتا خوب. کیا صرف خود سے نہیں تھی، اس میں جس میں ناراض ہوتا. کہتی جس میں آپ ناراض ہیں اس کا آخری جو تھا نا خود سری تھی، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ پھر گفتم آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ کوئی ہاں جی ہے مجھے نہیں دیکھنا وہ لفظ ہے. بہت ہی خوب. اور اس بیچ ہم سامعین کو بتا دیں کہ اس وقت محترمہ فرحت پروین صاحبہ امریکہ سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. 7 سمندر پار کا فاصلہ بس پلک جھپکنے کے وقفے میں ہم نے پار کر لیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں. تھوڑی بہت ٹیکنیکل اور نیٹ ورک سے جڑی ہوئی پرابلمز آئیں، لیکن یہ سب بہت چھوٹی ہیں ہمارے آگے. جب اتنی خوبصورت شخصیت ہمارے سامنے ہو اور اتنی خوبصورت زبان میں ہمارے دن کو خوبصورت بنا رہی ہو، تو بس سنتے جانا ہی کافی ہو جاتا ہے. ہاں میم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی اگلی نظم یا غزل یا افسانہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ہاں افسانہ تو ہے، افسانے دراصل اتنے مختصر نہیں ہوتے، لیکن جو پہلا افسانہ ایک طرح سے تھا، افسانہ ہی سمجھ لیجیے. تو کہاں ہے تو لفظوں والا پوائنٹ ہاں ایک ویسی لفظ ہے. کون سا مجھے لفظوں کا سلم میں ہوتا ہے جو وہ گم ہو جاتا ہے، پورا نام ہی پڑھتا ہے تو لفظ پسند ہے. وہ تھوڑا لمبا ہے، چھوڑیے. وہ دشمن کا شہر پڑھنا. ہاں دشمن کا شہر نہیں، بس یہی پڑھتی ہوں اس کا. اچھا میں آپ کو مشہور وہ افسانہ نگار. ہاں افسانہ نگار مشہور ہوں شاعری کے لیے، تو ابھی کچھ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک دفعہ میں نے، وہ ہے نا امجد اسلام جو جی بہت اچھے شاعر ہیں، ان کے جی. ساتھ فیملی ٹرم، تو میں نا ہر وقت عجیب کام کرتی رہتی ہوں، تو کچھ بھی کہتی ہوں. میں نے کہا سر میں اسٹیج پلے بنا رہی ہوں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا امریکہ میں بنا رہی ہوں، پیسے چاہیے اپنے کینسر اسپتال کے لیے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اور وہ مجھے مشورے دینے لگے، حالانکہ میں نے کبھی نہیں یوں کرنا. آپ نے کہانی سنائی تو کہنے لگے اس میں 4 موسم ہے تو بہت پیسے خرچ ہو جائیں گے، ایک بڑا سا بنوا لینا وہ بیک ڈراپ جس میں 4 موسم ہو، تو جو دکھانا ہوتا ہے اس پہ لائٹ ڈال دینا. میں نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ میں گئی تو میں نے کہا سر میں سوچ رہی ہوں میں اپنی شاعری کی کتاب چھاپوں. وہ تو پریشان ہو گئے، کبھی ایک شعر بھی نہیں سنا تھا اسے. تھوڑی بیٹھے رہے تو کہنے لگے تمہارے افسانے میں سے 100 میں سے 150 نمبر ہے.
اور یہ ہے کہ اگر شاعری میں یہ دیکھ لینا کہ 100 میں سے 70 نمبر ہو تو چھاپنا نہیں تو نہیں چھاپنا. تو کہنے لگے تم اپنی جج خود ہو, کوئی بات نہیں. میں چپ کر کے بیٹھی رہی, وہ نکلنے لگی. میں نے کہا سر مجھے تو لگتا ہے 100 میں سے یہ 80 ہیں, 70 بھی نہیں ہے. میں تو کتاب اچھا میں نے چھاپ دی. میں ادھر پھر امریکہ آگے ادھر دیکھی تو کیا ہوا کہ ان کو پتا تھا جو پبلشر ہے یہ اچھے جاننے والے, انہوں نے فلیپ لکھنے کو انہیں دے دیا. تو نہیں دینا تھا ان کو, تو میں نے کہا میں تو اسے ایک طرح سے چھپا رہی تھی, تو انہوں نے فلیپ لکھ دیا. تو اس میں یہی لکھا کہ یہ ان کے افسانے اتنے اچھے ہیں تو پتہ نہیں کیوں شاعری چھاپنے پہ تل گئی ہے. چلو وہ لکھ دیا. تو انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اس سے لکھوا لیا. میں نے ان کو صدارت کے لیے بلایا. جب وہ آئے نا تو اس کے بعد جو لوگ آپ کے لیے پڑھتے ہیں مضامین, تو سب نے کہا کہ ابجد صاحب آپ نے یہ کیسے کہا کہ وہ یہ شاعری نہ چھاپی, یہ تو ان کی اتنی اچھی شاعری ہے. ایک نے کہا, دو نے کہا, 4-5 نے کہا. میں اب اتنی شرمندہ ہو رہی کہ کیسے کسی کو منع کروں. اسٹیج پہ بیٹھی. تو اس کے بعد امجد اسلام نے باقاعدہ معافی مانگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس ایسی شاعری ہے. تو میں نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ یہ ایسے مطلب ایزی گوئنگ پرسن ہے تو اس نے کہہ دیا. تو مجھے اتنی شرم آئی کہ جی اتنی وہ مجھے سب کرنے والے انہیں معافی مانگنی پڑ گئی. تو بس ایسا ہے کہ نظمیں جو ہیں میرا خیال ہے میرے پاس ایسی, اس میں بھی تھاٹ ہی ہے بچے. ایسا ہی ہے کہ اس میں مجھے شاعری کا اتنا شوق نہیں جتنا کہ اپنا آئیڈیا بتانے کا. جی تو اس میں جو معاشی ناہمواریاں ہیں کچھ ہیں وہ اس طرح ہے. میں ایک نظم سناتی ہوں, اس کا عنوان ہے کہ رونے تو دو. وہ یہ ہے, کتنے ہی صاحب دل, کتنے ہی صاحب دل, اہل نظر اہل قلم. کتنے ہی صاحب دل, اہل نظر اہل قلم, ایک زمانے سے یوں ہی لکھتے چلے آئے ہیں. ایک زمانے سے یوں ہی لکھتے چلے آئے ہیں. وہی قصہ درد کے جو صدیوں سے ہے رواں مفلس و زردار کے بیچ. کیا بات. ایک ایک حرف لکھا, ایک ایک حرف لکھا خون جگر سے, لیکن کچھ نہیں بدلا. وجہ کہتی ہے کچھ نہ بدلے کا, میں جو بھی لکھوں یہ بھی میں جانتی ہوں. لیکن اے دوست سنو, اتنا تو حق دو مجھ کو, چوٹ لگتی ہے اگر رونے تو دو. تو یہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی معاشی ناہمواری کچھ ہے کم سے کم اس کے خلاف نرمی سے کہو, میری طرح احتجاج تو کر دو. جو ہم کہہ رہے ہیں سن تو لو کہ ہمارے سے جو زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو میرا تھاٹ پہنچانے کا زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے نا, پیاری سی لڑکی کو دیکھ کے ایک صرف خوبصورت نظم سنا دیتے. اس کا بس اس کے بعد شاعری اتنی ہے میرے پاس بہت, لیکن اس میں ہم باقی باتیں کرنا چاہیں گے. اس جی نظم کا نام ہے حاصل عمر. عمر کے آخر میں کیا ہوتا ہے. یہ چاند کی بندیاں ماتھے پر, واہ. یہ چاند کی بندیاں ماتھے پر, تاروں کی افشاں بالوں میں, 7 رنگ چنریا کوس قزا, پھولوں کے رنگ تھے گالوں میں. 100 چاند بسیرا لیتے تھے مدماتے نین کے کھیلوں میں. شعلے کی لپک, بجلی کی تڑپ تھی انگ انگ میں اور نس. واہ. خوابوں کے ملائم ریشم سے, جذبوں کی سنہری کرنوں سے کی بنت میں نے اس جھولے کی, جس میں کہ پھر اسباب بھرا. کچھ پھول ملائم لہجوں کے, کلیاں اجلی مسکانوں کی. کچھ پھول ملائم لہجوں کے, کلیاں اجلی مسکانوں کی. کچھ تتلیاں رنگی لمحوں کی, کچھ جگنو سنہری, کچھ رمجھم بوندیں ساون کی, کچھ موتی ریت کی باتوں کی. کچھ شیش محل تھے خوابوں کے, کچھ تاج محل ارمانوں کے. قدموں میں دھول ستاروں کی, اور پیر ہوا پہ کے دوش پہ تھے. گئی کریا کریا نگر نگر, گئی کریا کریا نگر نگر, اور گھومی جنگل ڈگر ڈگر. میں سب کیا بات. سوغاتیں میں سب سوغاتیں بانٹ آئی, جو پاس تھا سب تقسیم کی. پھر چاند کی واہ. بندیاں, یہ بھی وقت آ جاتا ہے نا, پھر چاند کی بندیاں گرد ہوئی, ساون سی گھٹائیں دور ہوئی. 7 رنگ چنر بدرنگ ہوئی, جھیلیں پاتال میں جا اتری. ماں بدن بھی گھائل تھا, تھے کاندھے شل جھولا بوجھ. میرے پاؤں کی چھالیں پھوٹ پڑی, اور پیر زمین میں جکڑ لی. میں اف کنارے بیٹھی تھی, تھا سورج سامنے ڈوب رہا, اور میری دریدہ جھولی میں تھا سارا حاصل سفر پڑا. کچھ کرسیاں ٹوٹے خوابوں کی, کچھ پتیاں سوکھے پھولوں کی,
कुछ रेजे थे अरमानों के, कुछ टूटे पर परवानों के। नागाह गिरे मेरी झोली में कुछ फूल और एक मुस्काती किरण। नागाह गिरे मेरी झोली में कुछ फूल और एक मुस्काती किरण। मेरी बोझल शल पलकें उठी, धुंधलाई बसारत ने देखा। एक शोख अदा सीमाब बदन कि चांद सजाए माथे पर और किरणें पिरोए बालों में। शतरंज नरिया ओढ़े थी और हवा की उड़ती थी। मेरे जख्मी क्या लब बात। मुस्कान न सके, मेरे जख्मी लब मुस्कान न सके, थके हाथ दुआ को उठ न सके। मेरी सूखी आंखें नम न हुई, पर दिल से निकली एक दुआ, मेरी जख्मी रूह की एक कन। सब शुक्र कि वो भोली लड़की की ही नहीं, देखा ही नहीं। सद शुक्र कि वो भोली लड़की की ही नहीं, देखा ही नहीं। इस कारोबार में सौदे में अंजाम सफर क्या होता है, क्या उम्र का हासिल होता है। बस ये है कि आप इतनी बहुत प्यारी खूब। सी हैं। तो आप हाँ। तो अब हम वो बुढ़िया है जो जिसके जख्मी लब मुस्काने से के हाथ ना उठ सके। नहीं, बिल्कुल, आप वो बिल्कुल आप नहीं। वो बताना कि जिसने आगे लेके जाना है मिशन को। नहीं, बिल्कुल तो नहीं मैम। आप सरापा गज़ल हैं, आप सरापा नज़्म हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। समय चूँकि हमारे पास अब हम लोग का टाइम थोड़ा-सा ओवर हो रहा है। मैं आपसे एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए आपकी से गुज़ारिश करूँगी कि अपने अफ़साने का कोई एक पैराग्राफ आप पढ़ें, ताकि हम लोग उसका रंग भी, उसकी रंग और खुशबू से भी वाकिफ़ हो सकें हम जो सामईन हैं। और अच्छा पूरा आप अफ़साना मेरी इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी कभी सुनेंगे आपका। आज हम लोग एक पैराग्राफ सुनना चाहेंगे उसका। जी। ठीक है। तो एक पैराग्राफ से तो कोई ख़ास बात समझ में नहीं आती। अच्छा, ये एक और भी अफ़साना इसी तरह का, उसका नाम सवाल है। तो वो बाज़ जी। लोग बहुत ऐसा, जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग होने की तहरीक शुरू हुई थी, नेचुरल सी बात थी, उसको अभी तक भुगत रहे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि उसमें कुछ लोग थे बहुत, यानी अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़ुल्म किया था। तो एक लड़की थी, उसका बाप जो था वो इसमें था, फ़ौज में था। तो वो लोग एक साथ जा रहे थे, वो बैठी थी इत्तेफाक से जीप में, वो हमेशा तो नहीं साथ होती थी। तो एक कॉलेज के पास से गुजरे तो कुछ लड़कों ने कहा उनको देख के ना, हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़ दो। ये तभी अभी आज़ादी नहीं मिली थी, मिल रही थी। उसने क्या किया, वो उतरा है और उसने गनमैन के हाथ से गन लेके, वो 6 लड़के थे, छयों को गोली मार के कहते अब कहो हिंदुस्तान छोड़ दो। और चला गया। उस लड़की के, उसकी बेटी के दिल पे इतना असर हुआ कि उसने कहा ये तो हम लोग बिल्कुल ही गलत लोग हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्या किया था कि अपना घर छोड़ दिया था और उसने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी, यानी इंडियन या पाकिस्तानी जो था उसके साथ शादी कर ली थी। और लेकिन फिर उसके बच्चे जब पैसे वाले हो गए, वो वैसे बन गए जैसे लोग होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल, इसका नाम ये भी बड़ा ऐसा अफसाना है। लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपको कौन सा सुनाऊं। है तो बहुत से। आखिरी गीत की मौत पे है, वो जरा थोड़ा देखते हैं। वैसे बच्चे, अफसाना पढ़ने की चीज होती है, सुनाने की नहीं होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरी समझ में सिर्फ एक पैराग्राफ में से निकालना, ये चूंकि मेरे जेहन में होता तो मैं निकाल देती। तो चलिए, इसीलिए हमने सिर्फ आपसे एक पैराग्राफ के लिए गुज़ारिश की है। बाकी अफ़साने इंशाअल्लाह हम आपके पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, कोई मिले तो। हाँ, ये देखिए, मैंने हर एक लेवल पे, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ज़बानी कहा है। एक बॉस्निया में जब ये गड़बड़ हुई थी तो वो उन्होंने रिफ्यूज लिया था, अमेरिका में आए थे। तो वहाँ की एक लड़की जो थी ना, उसको मैंने बेटी बना लिया था, इसलिए कि मैंने उसको इतनी मेहनत करते देखा, इतनी इतनी भारी बेटियाँ उठा रही, ऐसे काम मिलेंगे फलों के ये करके। तो मैंने कहा तुम थक नहीं जाती। तो एकदम से रो पड़ी। मैंने कहा बेटा बात सुनो, ये मेरा फ़ोन नंबर, मुझे फ़ोन करना। फिर मैंने उसे बेटी बना लिया था। तो मैंने कहा तुम ये काम ही ना करती रहो, ज़रा मदद ही कर देता। तो उसको मैंने एडमिशन दिलवा दिया था, स्कॉलरशिप दिलवा दिया था, पढ़ लेगी, कोई हुँ। अच्छा काम कर लेगी। तो वो जो है ना, मैं देखती हूँ शायद उसी में से कोई निकल आए। तो आखिरी पैराग्राफ रखते हैं, ठीक है।
इस वक्त क्या ही खूबसूरत मंजर है। पाकिस्तान से मैम फरहत परवीन, हिंदुस्तान से मैं प्रतिमा, और सात समंदर पार का ये वाईफाई मैम का हम लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर हम सिर्फ प्यार की, मोहब्बत की बातें करें, दोस्ती की बातें करें, अदब की बातें करें, जुबान की बातें करें, और खास तौर पे उर्दू की बातें करें। बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत एहसास से मैं गुजर रही हूँ इस वक्त। और तहरीक बकाए उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी की, ये जानने के बावजूद कि मैं अभी उर्दू की बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हूँ, उन्होंने इतना बड़ा काम मुझे दिया मोहतरमा फरहत परवीन साहिबा का इंटरव्यू लेने का। और मैं हर बार सीखती हूँ, आज बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैम आपको सुनाने जा रही हैं अब हमें। जी जी जी। ये जरा एक पैराग्राफ निकालना मुश्किल हो गया। अच्छा, बस ये बाकी का नहीं, वो नहीं, जब इस बजने की लड़की का बताया ना, उसको मैंने उसके घर छोड़ने के लिए गई थी। मैंने कहा रात हो गई, तुम अकेली लड़की इस वक्त नहीं जाओ। और जहाँ वो जी रहती थी वो सस्ता इलाके जो होते हैं वो अच्छे इलाके नहीं होते डाउनटाउन में। मैंने कहा देखो यहाँ फरिश्ते कोई नहीं बसते, तो मैंने कहा जहाँ तुम रहती वो अच्छी जगह नहीं है। कहती है मुझे पता है लेकिन मैं वही अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मुझे छोड़ने के लिए गई ना, तो पीछे से तो जो लिखा हुआ है तो एक पैराग्राफ है ना, बाकी रास्ता खामोशी से कटा। उसका नाम आमला था। आमला ने एक सड़क किनारे गाड़ी रुकवाई। कहाँ है तुम्हारा घर? सामने गली में है, मैं चली जाऊंगी, गाड़ी अंदर लाने की जरूरत नहीं। मैं उसे अलविदा कहने के लिए गाड़ी से उतरी। रास्ते में मैंने उसकी जबान के चंद लफ्ज सीख लिए थे। हम मुझे जबानें सीखने का बड़ा शौक है। वालियम ते आमला, जिसका मैंने उसे गले मिलकर प्यार किया, जिसका मतलब होता है कि आई लव यू। उसने भी कहा कि वालिम थे। उसने भी गर्मजोशी से लिपटते हुए प्यार किया। फिर उसने उर्दू में कहा खुदा हाफिज। उर्दू तो सबको फौरन सिखाती थी और गली में दाखिल हो गई। मैं उसके घर में दाखिल हो जाने के इंतजार में खड़ी रही। मैंने बुलंदी से नशेब की तरफ आते हुए सड़क की तरफ देखा। गाड़ियां इतने तवातर से आ रही थी कि लगता था रोशनी है जो बुलंदी से नशेब में गिर रहा है। आमला गली के आखिरी सिरे तक पहुंच गई थी। उसके कदमों मासूम हो गई थी। वो एक स्याहे की दिखाई दे रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में तहलील होता जा रहा था। मैं पलटी, गाड़ी में बैठी और रोशनी के आबशार का हिस्सा बन गई। वाह, छोटा पैराग्राफ ये एक एक शायद कल को प्यास पढ़ा हो, जाग गई, पढ़ा हो। एक प्यास जाग गई मैम, लगता है। और प्यास जैसे एक बूंद प्यासे को मिल जाए तो और पीने का मन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, एक अदीब के तौर पे, एक उर्दू से मोहब्बत करने वाले इंसान के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछूं आपका क्या मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान से मुल्क इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए हैं, अलग अलग देशों में बस गए हैं, वहां रहकर भी अपने उर्दू की बका के लिए। हेलो, आवाज गायब हो गई है। अच्छा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? ये लक मंजूर नहीं है कि मैं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ सीमा रही है आपको? आपकी मुझे आ रही है मैम। सीमा जरा ये मुझे पता है ये गाड़ी ऑन नहीं है ना। अच्छा, मैं आवाज वहां चली बस वो खुदा हाफिज कह रहे हैं, कैसा है जो तुम वो कर दो। हमारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तकरीबन तकरीबन हम खत्म तक पहुंच गए हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रही हूँ मैम से, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं देखती हूँ। शायद कुछ कनेक्शन फिर से वीक हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने देखिए इंटरव्यू तो पूरा कर लिया है। एक नहीं आ मैम, रही आवाज आई आपको? नहीं, आवाज आई आपको? नहीं। नहीं, खुदा हाफिज ये जरा लगा सकती है। हाँ। इंटरनेट, हेलो 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 हेलो। जी, हमारे
तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है। हेलो, आपकी आवाज म्यूट है इस वक्त मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप म्यूट को खोल लें एक बार। आपका माइक म्यूट है मैम। हाँ बस खुल गया जी। अब खुल गया। जी मैम आप सुन पा रही मुझे? जी आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके पास? जी जी आ रही है, आपकी आ रही है। आ रही है आवाज आपको? जी, मैं एक सवाल बस पूछना चाहती हूँ आखिर में आपसे कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो लोग जो उर्दू से मोहब्बत तो करते हैं, अपनी जबान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने काम के सिलसिले में दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में जा बसे हैं। अपने-अपने मुल्कों में से दूर रहकर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से दूर रहकर, दुनिया भर के अलग मुल्कों में रहकर वो उर्दू की बका के लिए क्या-क्या कोशिशें कर सकते हैं? आपके हिसाब से उन्हें क्या कोशिश करनी चाहिए उर्दू का परचम वो जहाँ है वहां पर लहराने के लिए? ये पैगाम मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, ये मैसेज लेना चाह रही हूँ आपसे। आप ठीक कह रही है। कोई ये ना कहे कि हमें ये मुश्किल है। कोई काम करना चाहे तो हो जाता है, जैसे आप लोगों ने नहीं कर लिया। तो जी उन्हें चाहिए कि वो भी अपना हिस्सा इसमें डालें। सिर्फ अपनी शोहरत को नहीं देखना। अपनी शोहरत तो मिल जाती है, तो उसमें जी अगर आपका काम अच्छा हो तो कुछ अच्छा कर ही जाए। वो है कि एक शेर है मेरा, वो तो मैंने अपने स्कूल के लिए लिखवाया था, स्कूल किया तो इसलिए नसीहत, वो है आए आए किसी के काम जो उनके लिए फना नहीं, आए किसी के काम जो उनके लिए फना नहीं, इस तरह जावेदा है वो गोया की मौत मर गई। तो अपने वाह अपनी अपने लिए सही, अपनी अपनी जिंदगी के लिए, अपनी शोहरत के लिए कर ले तो कर ले। मैं आपके इंडिया 2 दफा आ चुकी हूँ। एक बार तो सिर्फ सैर बहुत सपाटा किया था और एक बार एक अदबी अंजुमन आया था तो मैं आई थी, मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा था। बहुत खूब, बल्कि मैं बहुत जितना खूब। घूमी, बल्कि एक दफा मैं उसमें गई मजार पे, वो मुझे ले गया, अभी दिया एक छोटा सा तोहफा, ये मैंने कहा ये मुझे नहीं लेना। फिर उसमें आयतल कुर्सी दी, मैंने मुझे ये नहीं लेना। वो कहती मैम आपका धर्म क्या है, आप ना ये लेती है ना वो लेती है। मैंने कहा मेरा धर्म तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मेरा धर्म इंसानियत है। मैं ये नहीं ले रही कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे सही बात। जरा नहीं लगा शहर में फिर रही हूँ तो वहाँ पब्लिक में, आम पब्लिक में बड़ी अफराइयत है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो काम हर कोई कर सकता है, अगर जो भी इधर रहते हैं ना, अगर वो जाती शोहरत के पीछे भागने के बजाय अगर ये सोचे कि जिस जबान ने उन्हें शोहरत दी उसी को आगे बिल्कुल बढ़ा लें, उसी को कायम रखें, वो जिंदा रहे। बहुत खूबसूरत जबान है। बिल्कुल सही। इसकी बका के लिए मैं एक बार फिर तारीफ करती हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं कुछ भी ना करूँ फिर भी मैं आपके साथ जुड़ी रहना चाहूंगी, ताकि कुछ आप जो, मुझ में हिम्मत बहुत है कर लेने की। जी जी कर बहुत बहुत सकते शुक्रिया। सब कर सकते हैं सब। प्रोग्राम में बुला यही कहें कि भाई ये तो आपका फर्ज है, ये कर्ज है आप पे, तो आप अदा कीजिए। जो कुछ हो सकता है कीजिए। खुदा के मुशायरा पढ़ के चले गए, वाह वाह करा रही है, कोई बात नहीं है। ये हर कोई हर जगह हो सकता है। जी कहना है बहुत कि मैं बहुत आप लोगों शुक्रिया। का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहती ऑनलाइन वगैरह मुशायरों में किसी में, ये नहीं, मेरा मिजाज नहीं है। लेकिन ये बकाए उर्दू के नाम से तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये वैसे लोग भी आप अच्छे बुला रहे हैं, आपको लोगों का पता भी है। तो ये आपकी हिम्मत ज्यादा काम कर जाएगी। आप यूं समझिए मीरे कारवां आप बन जाइए, हम काफिला पीछे आपके। ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं आपको बताऊं कि तहरीक बकाए उर्दू फिर में जो आवाज नहीं हमारे सरपरस्त हैं डॉक्टर फारूक शाह बुखारी साहब, उनकी सरपरस्ती में, है। डॉक्टर फारूक शाह बुखारी साहब की मेरी आवाज आ सरपरस्ती रही में है? तहरीक चलती है। जी मेरी जी आवाज आ बिल्कुल आ रही रही है? है आपकी आवाज। मुझे नहीं आ जी रही बिल्कुल आ आपकी। रही है, आपकी आवाज आ रही है। अगर आपकी तो आवाज नहीं आ और रही, फिर ये जो हमारा इंटरनेट है ना, पता नहीं आपकी तरफ खराबी है या मेरी तरफ, ये रकीब जी रूसिया बन गया है। मुझे आपसे जी पूरी तरह नहीं मिलने दिया इसने। ठीक है। जी ओके। जी जी लेकिन मैं आपको सुन पा रही हूँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। जी तो हाँ ओके।
जी, सरपरस्त सर हमारे हैं बुखारी साहब, सदर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और सारे वो लोग जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं। मैं सामाईन इस समय आपसे मुखातिब हूँ कि तहरीक बक़ाए उर्दू के पेज पर आज मोहतरमा फ़रहत परवीन साहिबा अमेरिका से हमारे साथ थी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बीच की जो मोहब्बत है उर्दू जिस रेशम से बंधी हुई है, उस रेशम का नाम है उर्दू और वो चीज़ हमें वो खुशबू, वो रंग, वो नूर हमें अमेरिका तक पहुँचाया है फ़रहत मैम ने, हमें आज उसकी एक झलक मिली। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ममनून हूँ मैं तहरीक बक़ाए उर्दू की कि मुझे वो ये इस तहरीक का एक छोटा-सा सिपाही बनने का मौका देते हैं। मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हुई हूँ अभी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उर्दू को सुनती रहूँ। कहते हैं अच्छी चीज़ सुनते रहने से वो खुशबू आपके अंदर उतर जाती है। तो मुझे उर्दू के लिए जितना कुछ भी मैं कर सकती हूँ, सीखने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। शायद ये बातचीत मेरे सीखने का ही एक सिलसिला है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहरीक का अपनी ओर से और मोहतरमा फ़रहत परवीन साहिबा का आप सबकी ओर से कि मैम परेशान हो रही है कि उन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। कोई बात नहीं लेकिन हमारी बात पूरी हो गई है और हम ज़रूर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। हर शाम एक शख्सियत को आपसे मिलवाएँगे और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। हम बहुत जल्दी अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे यानी कल शाम हमको ज़रूर आप हमसे जुड़े रहिएगा, तहरीक से जुड़े रहिएगा और तहरीक बक़ाए उर्दू की इस मुहिम में हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल आपको हम शुक्रिया कहते हैं और इसी के साथ आदाब, अल्लाह हाफ़िज़।